सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अपन ने 4 भागों में बांटा था। पहले थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हमें पता है, अपन ने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं राजस्थान के। यानी जो ये मरुस्थल है वो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, पीछे की क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जो 25 सेमी वर्षा रेखा है, 25 सेमी वर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 समान भागों में बांटती है। जो 25 सेमी वर्षा रेखा है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 समान भागों में बांटती है। अपने देखा था, आपको ये ध्यान रखना है, 25 सेमी वर्षा रेखा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 समान भागों में बांटेगी। और जो 50 सेमी वर्षा रेखा है, 50 सेमी वर्षा रेखा ये राजस्थान को 2 भागों में बांटेगी। राजस्थान को 2 समान भागों में, 2 समान भागों में, ये आपको ध्यान रखना है कि 50 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटेगी और 25 सेमी वर्षा रेखा है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 समान भागों में बांटेगी। कौन कौन सा? एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी बिल्कुल सूखा, बिल्कुल सूखा जो वर्षा है वो न के बराबर, चारों तरफ क्या हो, टीले ही टीले हो, यानी जो रेत के टिब्बे, रेत के टीले, जिसको कहते हैं बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद में जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी जहाँ पर जो वर्षा है वो क्या है, ठीक ठाक होती हो, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होंगे? इसके अंतर्गत आ गया, एक तो आ गया शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इसके अलावा पाली आ गया, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया, जालोर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। इसके अंतर्गत आएंगे, देखा जाए तो शेखावाटी के अंतर्गत आ गया सीकर, झुंझुनू, चूरू। उसके बाद में पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर, हनुमानगढ़, इनको ऐसे भी कह सकते हैं अपन। जैसे एक तो आ गया शेखावाटी, जो अंतः प्रवाह की जहाँ नदियाँ बहती है, शेखावाटी के अंदर जो कांतली नदी बहती है, एक तो शेखावाटी प्रदेश आ गया। एक नागौरी उच्च भूमि आ गई, नागौरी उच्च भूमि।
ये अपन बात कर रहे हैं जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी बात कर रहे हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शेखावाटी आ गया, नागौरी उच्च भूमि आ गई, लूनी नदी बेसिन आ गया और एक आ गया घग्गर का मैदान। ये किसके अंतर्गत है? ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, जहाँ वर्षा क्या है ठीक ठाक होती है, वो जहाँ हरियाली है वो आगे अर्ध शुष्क के अंतर्गत है, यानी पूर्ण तरह से क्या है सूखा नहीं है। जैसे जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत पूर्ण तरह से सूखा है, यहाँ बालू के जो रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप जिनको कहते हैं अपन, वो है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैदानी भाग है जहाँ पर फसल होती है, ये आगे अर्ध शुष्क के अंतर्गत है। तो जो 25 सेमी वर्षा रेखा है इनको दो भागों में बांट दिया, एक तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक जहाँ से 25 सेमी से क्या है 50 सेमी तक वर्षा होती है, यानी 25 से अधिक जो वर्षा होती है वो आगे अर्ध शुष्क के अंतर्गत। ठीक है, ये चार है, एक शेखावाटी आ गया, दूसरा नागौरी उच्च भूमि, लूनी नदी बेसिन और घग्गर का मैदान। और यहाँ कौन कौन से है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जहाँ पर पूर्णतः क्या सूखा वर्षा और क्या है न के बराबर होती हो। इसके अंतर्गत जो जैसलमेर है, जैसलमेर का एक गांव है समगांव, समगांव सबसे कम वर्षा यानी जो न्यूनतम वर्षा है वो यहीं पर होती है समगांव के अंतर्गत। वनस्पति है वो न के बराबर है, यहाँ तो वनस्पति है वो न के बराबर, बिल्कुल भी क्या है यहाँ पर वनस्पति नहीं है, बिल्कुल न के बराबर वनस्पति है, न्यूनतम वहाँ वर्षा होती है, इसलिए इसको कहते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र। समगांव को कहते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है रेत के टीले पाए जाते हैं, तो इन बालू का स्तूप के आधार पर इनको भी क्या है दो भागों में बांट सकते हैं। किसको? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, जो बालू का स्तूप है उसके आधार पर। तो एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त यानी जहां पर क्या है तो रेत के टीले पाए जाते हैं। एक तो वो गया बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी जहां पर क्या है ये रेत के टीले नहीं हो तो वो तो हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, और जहां पर रेत के जो टीबे हैं वो हो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। इसके बारे में अपन ने पिछले क्लास के अंतर्गत देख लिया था। इसके अंतर्गत जो शामिल जिले थे वो थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ भाग है वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर क्या है रेत के टीबे पाए जाते हैं। उन बालू का स्तूपों के प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा था। जो सबसे पहले था बरखान, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। तो एक इस प्रकार के होते हैं अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। ठीक है, एक अपने देखा था तारानुमा, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ये किसके अंतर्गत है? ये है बालू का स्तूप के प्रकार है जो कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, जैसलमेर के जो बाग है उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप के प्रकार है। बरखान के बारे में कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। ये बरखान क्या है? ये बरखान बालू का स्तूप का एक प्रकार है जिसका आकार है अर्धचंद्राकार, यह आपको ध्यान रखना है। ये कल पीछे की क्लास के अंतर्गत अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी जहां पर जो रेत के टीले हैं वो नहीं पाए जाते हैं। उन भाग के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है? उनके अंतर्गत शामिल है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें यानी जहाँ पर जो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या चट्टानी भाग है, तो वो हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और ये चट्टानी भाग कहाँ पाए जाते हैं? ये जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग है वहाँ पर पाई जाती है। तो अपने पास जो सेकंड नंबर पर था वो था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो शुष्क मैदान है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में शुष्क मैदान
के पूर्वी भाग में। इसमें शामिल है जैसलमेर एंड बाड़मेर का चट्टानी भाग, यानी जो जैसलमेर और बाड़मेर है उसका जो चट्टाने, जहाँ अवसादी चट्टाने पाई जाती है टर्शियरी काल की, टर्शियरी काल, प्लीस्टोसीन काल, इयोसीन काल, यार जहाँ पर क्या है टर्शियरी काल, प्लीस्टोसीन काल और इयोसीन काल की क्या चट्टानें पाई जाती है, कौन सी, जो अवसादी चट्टानें, परतदार चट्टानें, अवसादी चट्टानें, जो परतदार चट्टानें हैं। अपन बात कर रहे हैं बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की। तो बालूका मुक्त स्तूप क्षेत्र है, जो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है, यानी जो शुष्क मैदान है, उस शुष्क मैदान के जो पूर्व के अंतर्गत क्या है, वहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है, परतदार चट्टाने, जो अवसादी चट्टाने हैं, कौन से काल की, टर्शियरी काल, प्लीस्टोसीन काल और इयोसीन काल की जो चट्टाने पाई जाती है, अवसादी चट्टाने, उन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उन क्षेत्र के अंतर्गत क्या पाया जाता है, एक तो गैस और एक पेट्रोलियम बाहुल्य क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम पदार्थ क्या है पाया जाता है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, तो जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है जहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों के अंतर्गत है, उस क्षेत्र के अंतर्गत गैस और पेट्रोलियम क्या है बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इस कारण, इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक टेथित सागर था, टेथित सागर, तो धीरे धीरे क्या है खिसकता गया वहाँ पर, और ये चट्टानों ने क्या है वहाँ पर भाग ले लिया। इस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ पर जो टर्शियरी काल है, प्लीस्टोसीन काल है, इयोसीन काल की क्या है चट्टानें पाई जाती है प्राचीन काल से ही, और वहाँ पर ये पाए जाते हैं गैस और पेट्रोलियम है वो पदार्थ वहाँ पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, जैसलमेर और बाड़मेर की अपन बात कर रहे हैं। उसके अलावा अपन जैसलमेर और बाड़मेर की अपन बात करें, इस जैसलमेर और बाड़ के अंदर जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये क्या है बहुत मात्रा में पाया जाता है। इन जो चूना पत्थर है और बलुआ पत्थर की चट्टानें क्या है मुख्य है यहाँ पर। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बालूका स्तूप मुख्य क्षेत्र है, जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है वहाँ पर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की क्या है मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इयोसीन काल एवं प्लीस्टोसीन काल युग में इस क्षेत्र में क्या है एक विशाल समुद्र यानी जो टेथित सागर था, जिसके अवशेष जो यहाँ पाए जाते हैं, जिसके अवशेष के कारण अपन क्या है ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है यहाँ चट्टाने क्या है, जो इन अवशेष के कारण अपन पता लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या है इन काल की क्या है टर्शियरी काल और इनकी काल की क्या चट्टाने थी वहाँ पर। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, जैसलमेर एंड बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है उसके अपन बात कर रहे हैं। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर यहाँ क्या है बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो जैसलमेर शहर है, इसकी एक बात करें, जो जैसलमेर शहर है अपना, जैसलमेर जो शहर है अपन बात कर रहे हैं जैसलमेर शहर की, तो जैसलमेर जो शहर है वो क्या है जो जुरेसिक काल है, उस जुरेसिक काल की जो बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदानों पर क्या है स्थित है, जुरेसिक काल है ना। तो जुरेसिक काल की बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी भाग पर स्थित है कौन सा शहर, जैसलमेर शहर। यहाँ की जो मुख्य बात यही है, जुरेसिक काल की जो बलुआ पत्थर है उससे निर्मित चट्टानी मैदानी भाग पर जैसलमेर शहर स्थित है। उसके अलावा इसकी बात करें तो इन चट्टानों के अंतर्गत, जो इन चट्टानों की बात करें अवसादी चट्टानों के अंतर्गत इनकी बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी वनस्पति के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर, वनस्पति अवशेष एवं जीवाश्म पाए जाते हैं इन चट्टानों के अंतर्गत। और इसका जो ये जीवाश्म है इसका एक उदाहरण है जैसलमेर के अंतर्गत है राजस्थान का सबसे बड़ा जो उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान
कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंतर्गत। जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत ये पड़ता है। जैसलमेर के अंतर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरुद्यान, तो राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा उद्यान है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान इसके अंतर्गत है एक अक्कलवुड फॉसिल पार्क। अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर के अंतर्गत जो अक्कलवुड फॉसिल पार्क है उसके अंतर्गत ये जो जीवाश्मों का क्या है, अनूठा उदाहरण है। इस पार्क के अंतर्गत जो जीवाश्म पाए जाते हैं इसका उदाहरण है जो राष्ट्रीय मरुद्यान जो जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत ये पड़ता है, मुख्य रूप से जैसलमेर के अंतर्गत है। तो जैसलमेर के अंतर्गत जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वहां पर है अक्कलवुड फॉसिल पार्क। उसके अंतर्गत जो जीवाश्म पाए जाते हैं उस जीवाश्मों का क्या है, अनूठा उदाहरण क्या है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क है। ठीक है। इसके अलावा इनकी बात करें अपन तो इन अवसादी चट्टानों के अंतर्गत क्या पाया जाता है, भूमिगत जल पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। भूमिगत जल इन चट्टानों के अंतर्गत जो अवसादी चट्टान है भूमिगत जल पाया जाता है और इसका उदाहरण है लाठी श्रींज क्षेत्र। लाठी श्रींज क्षेत्र इसका उदाहरण है जो भूमिगत जल पाया जाता है इन चट्टानों के अंतर्गत। जो लाठी श्रींज क्षेत्र है वो इसका क्या एक उदाहरण है, कहाँ पर है, जैसलमेर के अंतर्गत। जो गोडाउन पक्षी है उसकी क्या है, यहाँ लाठी श्री क्षेत्र के अंतर्गत घास पाई जाती है, सेवण घास। और उस सेवण घास के अंतर्गत जो गोडाउन पक्षी की क्या मानी जाती है, शरण स्थली मानी जाती है। इस लाठी श्री क्षेत्र के अंतर्गत है वो एक उत्तम किस्म की घास है, सेवण घास। उस सेवण घास के अंतर्गत जो शरण स्थली मानी जाती है गोडाउन पक्षी की, यानी जो इस घास के अंतर्गत जो गोडाउन पक्षी है वो क्या है, अपने अंडे देता है। गोडाउन पक्षी की बात करें जो अपन साधारण भाषा में कहते हैं सोन चिड़िया, वही क्या है, गोडाउन पक्षी है। तो उस गोडाउन पक्षी की जो श्रवण स्थली पाई जाती, श्रवण स्थली है वो क्या है, सेवन घास। और वो कहाँ से देते हैं, सेवन घास। वो सेवन घास पाई जाती है लाठी श्री क्षेत्र में। जो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत क्या है, भूमिगत जल पाया जाता है, उसका एक उदाहरण है ये लाठी श्री क्षेत्र। और उसके अंतर्गत ये सेवण घास पाई जाती है जहाँ पर गोडाउन पक्षी क्या है, निवास करता है। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली माना जाता है। जो गोडाउन पक्षी है वो वहीं पर अंडे देता है। किसके अंतर्गत, सेवण घास के अंतर्गत। सेवण घास क्या है, एक उत्तम किस्म की एक घास है। ठीक है। इसके अलावा अपन अगर बात करें बालूका स्तूप जो मुख्य क्षेत्र है इनकी अपन बात करें तो ट्रेसेरी कालीन चट्टानों में प्राकृतिक गैस और क्या है, खनिज तेल भी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। इन चट्टानों के अंतर्गत क्या पाया जाता है, खनिज तेल, पेट्रोलियम गैस। ये कहाँ पाए जाते हैं, इन क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। खनिज तेल और पेट्रोलियम गैस इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ बात करें बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ पर ये जो खनिज तेल और पेट्रोलियम गैस पाई जाती है, इसी का उदाहरण क्या है, जो यहाँ पर ये पता लगाता है कि यहाँ जो ट्रेसेरी काल है, प्लोटोस्टेन काल, ओरिएशन काल की क्या है, चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। इन्हीं आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है। बाड़मेर का एक क्षेत्र है गुडामलानी और एक है बायतू। ये क्षेत्र है बाड़मेर के और जैसलमेर के अंतर्गत कहाँ पाया जाता है, जो खनिज तेल और पेट्रोलियम गैस क्या है के व्यापक भंडार है। अब अपन बात करेंगे इन क्षेत्र की। अब जो बालूका स्तूप है, अपन बात करें बालूका स्तूप, इन क्षेत्र के बीच के अंतर्गत भी क्या है, निम्न भूमि पाई जाती है। तो इन चट्टानों में क्या पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, और खनिज तेल।
इस क्षेत्र के अंतर्गत है वो प्राकृतिक गैस, तरसरी चट्टानों में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के क्या है व्यापक भंडार है इन क्षेत्र के अंतर्गत। कहाँ पर? बाड़मेर के अंतर्गत भी है गुड़ामलानी और बायतू और जैसलमेर, यहाँ पर ये क्या है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब जो ये बालू का स्तूप क्षेत्र है, ये जैसे रेत के टीले हैं, इनके अंदर भी क्या है यहाँ पर एक निम्न भूमि पाई जाती है इन टीलों के बीच में भी। तो वर्षा का क्या जल यहाँ एकत्रित हो जाता है। अगर वर्षा होगी तो इन जो भूमि है वो क्या है यहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है और एक झील का निर्माण कर लेता है। पानी की जो दलदली भूमि है यहाँ पर झील का निर्माण कर लेता है। इसको कहते हैं रन या टाट। इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। जैसलमेर जो ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है इसकी अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है इनके मध्य भी क्या है, इन टिल्लों के बीच में भी क्या है निम्न भूमि पाई जाती है जो वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जो झील का एक निर्माण कर लेता है। दलदली भूमि होती है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं रन या टाट। रन या टाट की अपन बात करें तो सबसे बड़ा रन है कच्छ का रन। कच्छ का रन कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत। उसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक है जैसलमेर के अंतर्गत। जैसलमेर के अंतर्गत है पोखरण। एक है बाप जोधपुर के अंतर्गत। ये अपन बात कर रहे हैं रन की, यानी जो सबसे बड़ा रन है वो है कच्छ का रन, जो कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो रन बाहुल्य क्षेत्र है वह जैसलमेर। जैसलमेर के अंतर्गत है पोखरण, जोधपुर में बाप, एक है बाड़मेर में थोव, वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत। ये क्या है रन, और सर्वाधिक रन बाहुल्य क्षेत्र है जैसलमेर, और सबसे बड़ा रन है वह कच्छ का रन, गुजरात। ये आपको रन समझ में आ गया क्या है? तो रन है वो बालू का स्तूप के बीचों बीच क्या है निम्न भूमि पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है वर्षा का पानी भर जाने से क्या है अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिसको अपन कहते हैं रन या टोट। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे बालू जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अपने दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी अपन दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लिया है। अब अपन जो सेकंड नंबर पे अपना आता है वो आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में भी अपन पढ़ते हैं। ये राजस्थान का मैप आपके सामने दिया हुआ है। ये है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बारह जिले शामिल है। इसको अपन क्या है दो भागों में बांट सकते हैं। 25 सेमी जो वर्षा रेखा है
दो समान भागों में इसको विभाजित करती है 25 सेमी वर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। एक तो हो गया, ये तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये आ गया अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया? एक तो ये घग्गर का मैदान आ गया, यहाँ देखो थोड़ा सा गंगानगर का हिस्सा और हनुमानगढ़। तो एक तो हो गया घग्गर का मैदान, यहाँ चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये हो गया शेखावाटी। जो एक नंबर पे तो हो गया घग्गर का मैदान, दो नंबर की अपन बात करें तो वो हो गया शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। अब 3 नंबर की बात करेंगे तो देखो यहाँ नागौर, जोधपुर, पाली। तो ये हो गया नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ये यहाँ जालोर। बाकी का जो हिस्सा है वो आ गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। ये अपन बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, आपको पता है यहाँ है अजमेर, और यहाँ पर एक जगह है यहाँ नागपाड़, जहाँ से निकलती है लूणी नदी, लूणी नदी। और ये लूणी नदी यहाँ से नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और फिर जालोर से होते हुए यहाँ आती है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। ठीक है, तो एक अगला हो गया लूणी नदी बेसिन। लूणी नदी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, एक हो गया घग्गर का मैदान। एक एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं अपन घग्गर के मैदान की। अपन घग्गर के मैदान की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, यहाँ से एक शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ी। इस शिवालिक में एक कालका पहाड़ी है, वहां से नदी निकलती है घग्गर नदी, घग्गर नदी, जो क्या राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ के अंतर्गत बटनेर के पास क्या है विलुप्त हो जाती है। कई बार क्या है बाढ़ आ जाने से इसका पानी चला जाता है गंगानगर के सूरतगढ़ तक, सूरतगढ़ तक। कहाँ? गंगानगर के सूरतगढ़ तक कई बार इसका पानी चला जाता है, और अधिक पानी आने पर पाकिस्तान के पोर्टवास, यानी ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वतमाला की कालका पहाड़ी है, वहां से ये घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी को कहते हैं मृत नदी, मृत नदी इसको कहते हैं। प्राचीन नाम था इसका सरस्वती, अब इसको कहते हैं घग्गर नदी। हिमाचल से निकल के राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ में बटनेर के पास ये क्या है विलुप्त हो जाती है। यह नदी है आंतरिक जल प्रवाह की नदी, आंतरिक जल प्रवाह की नदी। तो जो हिमाचल प्रदेश के जो शिवालिक पर्वतमाला है, हिमाचल प्रदेश की जो
शिवालिक पर्वतमाला है, वहाँ एक पहाड़ी है कालका पहाड़ी, वहाँ से ये निकलती है घग्गर नदी, राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के पास बटनेर के पास ये विलुप्त हो जाती है। कई बार अधिक बाढ़ आने पर इसका पानी गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में चला जाता है और अधिक बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी है वो क्या आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, इसको मृत नदी भी कहते हैं, प्राचीन नाम था इसका सरस्वती। तो ये तो हो गया घग्गर का मैदान। तो घग्गर का मैदान वो कौन कौन सा आ गया, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है जहाँ पर घग्गर नदी निकलती है, तो वो तो हो गया घग्गर का मैदान। अब जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी का जो क्षेत्र है इसको प्रवाह इसको कहते हैं पाट, जो इसके पाट को कहते हैं नाली। यानी हनुमानगढ़ के अंतर्गत हनुमानगढ़ में जो ये घग्गर नदी निकलती है इस नदी के पाट को कहते हैं नाली। इस नदी का जो पार्ट है इसको कहते हैं नाली। एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत घग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नाली। तो ये तो हो गई घग्गर का मैदान। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर, इस पे बात करेंगे लूनी नदी बेसिन की। लूनी नदी की बात करेंगे अपन, तो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है लूनी नदी? लूनी नदी निकलती है अजमेर के नागपाट से, अजमेर के नागपाट से। फिर कहाँ जाती है? ये अजमेर से जाती है नागौर, अजमेर नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, और फिर जालोर, और फिर कच्छ के रण में क्या है विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में मिल जाती है। तो कहाँ से? अजमेर से होकर, अजमेर के नागपाट से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। तो लूनी नदी का जो प्रदेश है, क्षेत्र है, इसको कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। या लूनी नदी बेसिन की अपन बात करते हैं, यहाँ से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर उससे होते हुए कच्छ के रण में क्या है चली जाती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि बाड़मेर के अंतर्गत जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर के अंतर्गत बाड़मेर से जो पहले है वो बाड़मेर के अंदर स्थान है बालोतरा, बालोतरा। उसके बाद इसका पानी है वो खारा हो जाता है। पहले ये मीठा होता है इसका पानी, और बाड़मेर के अंतर्गत जो बालोतरा स्थान है, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। उसका कारण है यहाँ पर जो चट्टानें, औषधि चट्टानें पाई जाती है, तो नमकीन चट्टानें पाई जाती है, उसके कारण इसका पानी क्या है खारा हो जाता है। तो इसको कहते हैं खारी मीठी नदी, खारी मीठी नदी। अपन लूनी नदी की बात कर रहे हैं। लूनी नदी को खारी मीठी नदी भी कहते हैं क्योंकि जब ये निकलती है तब इसका पानी मीठा होता है। बाड़मेर के बालोतरा स्थान पर इसका पानी, बाद में इसका पानी क्या है खारा हो जाता है। उसका कारण है कि बाड़मेर के अंतर्गत जो औषधि चट्टानें पाई जाती है, जो नमकीन चट्टानें पाई जाती है, उनके कारण इनका पानी क्या लवणीय हो जाता है, यानी इसका पानी खारा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अपन बात कर रहे थे लूनी नदी बेसिन की। अगर लूनी नदी बेसिन की अगर और अपन बात करें तो लूनी नदी बेसिन की एक सहायक नदी है, लूनी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जवाई नदी। और इस जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध, जवाई बांध। कहाँ पर? पाली के अंतर्गत। पाली के अंतर्गत एक तहसील है सुमेरपुर, सुमेरपुर तहसील है, वहाँ पर एक बांध बना हुआ है जवाई बांध। और इसको जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि पहली बात तो ये कि जवाई बांध बना कहाँ पर है, तो जवाई बांध बना हुआ है पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के अंतर्गत बना हुआ है। कौन सी नदी पर है?
तो लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। उस जवाई नदी पर बांध बना हुआ है जवाई बांध, जिसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। पीछे की एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, तो वो कहते हैं जवाई बांध को, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये जो पाली के अंतर्गत सुमेरपुर तहसील है वहाँ पर क्या है, ये स्थित है जवाई बांध, तो जवाई नदी पर बना हुआ है। ये अपन बात कर रहे थे लूणी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, उसके अपन बात कर रहे थे। दूसरी क्षेत्र है, दूसरी बात ये है कि जो जालोर है, जालोर और सिवाना, यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, यानी जो जालोर है उसको कहते हैं ग्रेनाइट सिटी है, ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जालोर के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में क्या है, ग्रेनाइट पाया जाता है, इस कारण इसको कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। तो जो सिवाना और जो जालोर है वहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, इस कारण जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। तो ये अपन पढ़ रहे थे लूणी नदी बेसिन की अपन बात कर रहे थे, ये हो गया अपना जो लूणी नदी बेसिन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। नागौर का जब बात आती है, नागौर की अपन अभी बात करेंगे, नागौरी उच्च भूमि है उसकी। तो सबसे मुख्य बात तो जो नागौर की वो ये है, यहाँ पर लवणीय झील पाई जाती है, यानी खारे पानी की झील। कौन कौन सी, डेडवाना, कुचामन, ये अपन बात करें नागौर के अंतर्गत। नागौर उच्च भूमि की बात कर रहे हैं। नागौर के अंतर्गत क्या है, दो लवणीय झीलें, जो खारे पानी की झील क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नागौर की। राजस्थान के अंतर्गत नागौर में सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झील पाई जाती है, और उसके अंतर्गत कौन सी है, तो दीदवाना होगी, कुचामन हो गई, सांबर है, नावा है, ये प्रमुख झीलें हैं जहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। यानी जो नागौरी उच्च भूमि है उसके अंतर्गत, नागौर के अंतर्गत खारे पानी की झीलें पाई जाती है, डेडवाना, कुचामन, सांबर, नावा, और यहाँ से क्या है, नमक प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है। तो सांबर झील है, सांबर झील से सर्वाधिक जो नमक है वो सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। नागौर के अंतर्गत जो डेडवाना, कुचामन, सांबर और जो नावा है, सांबर ये जयपुर के अंतर्गत भी, जयपुर के अंतर्गत पड़ता है वैसे, लेकिन जो सांबर झील है, सांबर झील, तो इस तरीके से है जो ये कहाँ पड़ती है, जयपुर, अजमेर और नागौर, तीनों की सीमा लगती है। तो सांबर झील से सर्वाधिक मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत इनसे। अब बात कर रहे हैं अपन डीडवाना झील की। इसकी मुख्य बात यह है, जो डीडवाना झील है इसको कहते हैं खालदा झील, इसको कहते हैं खालदा झील। ये और स्थान है, यहाँ से प्राप्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl अपन कहते हैं, जो खाने का नमक होता है। डीडवाना झील है, इसको खालदा झील भी कहते हैं। यहाँ से NaCl प्राप्त नहीं किया जाता, यहाँ से प्राप्त किया जाता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट क्या है, खाने योग्य नहीं है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। अपन बात कर रहे थे डीडवाना झील की, जिसको कहते हैं खालदा झील। अन्य झीलों से प्राप्त क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्राप्त किया जाता है, जो खाने योग्य नमक है। जबकि खालदा झील है, यहाँ से प्राप्त किया जाता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, जो खाने योग्य नहीं है। इसका प्रयोग किया जाता है कागज उद्योग के अंतर्गत।
जो खालदा झील है इसका से प्राप्त किया जाता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट खाने योग्य नमक नहीं है, इस कारण इसका प्रयोग कागज उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बात होगी जो नागौरी उच्च भूमि अपन पढ़ रहे थे, इसकी बात होगी। अन्य बात है नागौर के अंतर्गत वो सबसे मुख्य बात, कुब्बड़ पट्टी। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि ये कुब्बड़ पट्टी है क्या। नागौर के अंतर्गत क्या है, खारे पानी की झील है, यानी वहाँ पर क्या है, बंजर भूमि है, कारण नमक, खारे पानी की झीलों के कारण यहाँ की भूमि है क्या है, बंजर भूमि है, यानी यहाँ फसल वसल नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है, बंजर भूमि है। इसके इनके पानी में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड यानी फ्लोराइड क्या है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। फ्लोराइड के कारण जो यहाँ से लोग पानी पीते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ वो क्या है, टेढ़ी हो जाती है। हड्डियाँ क्या हो जाती है, टेढ़ी, दांत पीले हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। यानी इनका शरीर क्या है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाने के कारण शरीर में क्या है, कुब्बड़ निकल आती है उनके, और दांत इनके पीले जाते हैं। हड्डियाँ टेढ़ी होने के कारण क्या है, कुब्बड़ निकल आती है। किसके कारण, क्योंकि वहाँ के पानी के अंतर्गत फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। उस फ्लोराइड के कारण उनके हड्डियाँ क्या है, टेढ़ी हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं और कुब्बड़ निकल आती है। इसको अपन कहते हैं कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। बांका पट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो जिला प्रभावित जिला है फ्लोराइड से, सबसे जो प्रभावित जिला है वो है नागौर। जो प्रभावित जिला है वो है नागौर। किससे, फ्लोराइड से। फ्लोराइड से जो प्रभावित जिला है वो क्या है, नागौर है। और नागौर के अंतर्गत भी एक गांव है, आसखा गांव। कहाँ पड़ता है ये, नागौर में पड़ता है। नागौर के अंतर्गत ये पड़ता है मकराना के अंतर्गत, मकराना में। गांव की बात करें तो नागौर के अंतर्गत जो आसखा गांव है, मकराना में पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है। और जिले की बात करें तो फ्लोराइड से प्रभावित जिला वो है नागौर। और कुब्बड़ पट्टी के बारे में कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछते हैं कि कुब्बड़ पट्टी है क्या। कुब्बड़ पट्टी क्या है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है, फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड के कारण क्या है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, उनके कुब्बड़ निकल आती है, और उसी को क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यह हो गया आपका जो अपन पढ़ रहे थे नागौरी उच्च भूमि, उसके बारे में। अब जो अंतिम अपन पढ़ेंगे वो है शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी का अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी की बात करेंगे तो शेखावाटी के अंतर्गत शामिल है सीकर, झुंझुनू, चूरू, और जो उत्तरी नागौर है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अपन बात करें शेखावाटी की, शेखावाटी में 3 जिले शामिल है, राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू। उसके अलावा थोड़ा बहुत जो नागौर का जो उत्तरी भाग है वो भी केस में शामिल हो जाता है। यहाँ की जो मुख्य बात है वो क्या है, अंतिम अपना शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। एक तो इसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। कारण, 2 कारण। एक तो तोमर राजाओं के कारण, दूसरी यहाँ एक कांतली नदी बहती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। इन कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र, एक तोमर राजाओं के कारण इसका नाम पड़ गया तोरावाटी। दूसरी बात, इसको कहते हैं बांगड़, बांगड़ क्षेत्र।
अपन बात कर रहे हैं शेखावाटी जो अंतराप्रवाह क्षेत्र है, इसको एक तो कहते हैं तोमर राजाओं के कारण तोरावाटी प्रदेश या तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी प्रदेश, तोरावाटी प्रदेश। एक यहाँ पर कांतली नदी बहती है, तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। जो कांतली नदी है वो कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? सिक्कर के अंतर्गत। खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलकर ये कहाँ है? झुंझुनू तक इसका प्रवाह क्षेत्र हुआ है, झुंझुनू, सिक्कर झुंझुनू। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है कांतली नदी, इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। यहीं पर जो गणेश्वर सभ्यता है वो विकसित हुई थी। कहाँ पर? जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, तो गणेश्वर सभ्यता है वहीं पर क्या है? विकसित हुई थी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र पर गणेश्वर सभ्यता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर फली फूली, तो है कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र यानी तोरावाटी क्षेत्र में। अब इनके क्षेत्र की और बात करें तो इस प्रदेश में अपन शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी यानी सिक्कर झुंझुनू चूरू। तो शेखावाटी के अंतर्गत मुख्य रूप से सिक्कर के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान है वो क्या क्या है? एक तो हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ी, जीण माता का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है प्रसिद्ध, रानी सती का मंदिर है, रानी सती का मंदिर कहाँ? ये तो है झुंझुनू के अंदर, रानी सती का मंदिर। हर्ष की पहाड़ी, जीण माता, भैरव जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, ये है सिक्कर के अंतर्गत। एक है सालासर बाबा का मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर है, वो कहाँ है? चूरू के अंतर्गत। ये प्रसिद्ध जगह है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में, हर्ष की पहाड़ी, जीण माता, भैरव जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर के अंतर्गत है, और चूरू के अंतर्गत है सालासर बालाजी का मंदिर। इस प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से ये है। दूसरी चीज, शेखावाटी के अंतर्गत क्या करते हैं? जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को क्या है? एक जोड़ के अंतर्गत इकट्ठा कर लेते हैं, इसको कहते हैं जोहड़। बारिश के पानी को क्या है? ये एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, कच्चा कुआं एक तरीके से बना लेते हैं, और इसको कहते हैं जोड़। अपन शेखावाटी की बात कर रहे हैं, जोहड़ या नाड़ा। और शेखावाटी के अंतर्गत क्या है? पक्के कुएं भी हैं, कच्चे और पक्के कुएं पाए जाते हैं शेखावाटी के अंतर्गत। दूसरी बात, यहाँ पर जो इन क्षेत्र के अंतर्गत जो कांतली नदी वह बहती है, वो आपको पता ही है, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला, सिक्कर, झुंझुनू, और इसके जो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, उसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। जो गणेश्वर सभ्यता वो यहाँ पर क्या फली फूली है, यहीं पर विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता। ये अपन बात कर रहे थे शेखावाटी के अंतर्प्रवाह की क्षेत्र की बात कर रहे थे। अपन ने क्या देखा? अपन पढ़ रहे थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको क्या है? दो भागों में बांट दिया। एक तो शुष्क 25 सेमी वर्षा रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रखना है 50 सेमी वर्षा रेखा है, वो क्या है? राजस्थान को दो भागों में बांट दी, आपको ध्यान रखना है। शुष्क हो गया, एक अर्धशुष्क हो गया। शुष्क को भी दो भागों में बांट दिया, बालुका स्तूप युक्त और एक मुक्त, यानी बालुका स्तूप मुक्त। और सेकंड नंबर पे अब आया था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंतर्गत 4 भाग हैं। एक है घग्गर का मैदान जो गंगानगर हनुमानगढ़ का है, दूसरा है जो शेखावाटी का अंतःप्रवाह क्षेत्र है, लूणी नदी बेसिन, जब लूणी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से, अजमेर
नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कच्छ के रण में चली जाती है। उसके अलावा नागौरी उच्च भूमि आ गई, जहाँ पर क्या है फ्लोराइड युक्त पानी पाया जाता है, या नमकीन जो झीलें पाई जाती है जहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर जो मुख्य बात ये जो डीडवाना झील है उसको खालदा झील भी कहते हैं। जो यहाँ पर NaCl की जगह क्या प्राप्त किया जाता है, Na2SO4 यानी जो सोडियम सल्फेट यहाँ प्राप्त किया जाता है, जो खाने योग्य नमक नहीं है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसका प्रयोग कागज उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो गया अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन इससे संबंधित कुछ क्या शब्दावली है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कुछ शब्दावली हैं। एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन पक्का आता है वहां से, उन शब्दावलियों से ही, जैसे जोहड़, नाड़ा, बहुत से ऐसे हैं। एक जो वहां पर क्या है, जो प्रदेश अभियान चलाए थे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी इस मरुस्थल को कैसे खत्म किया जाए, यहाँ पर पैदावार कैसे की जाए, उसके लिए क्या विभिन्न प्रोग्राम चलाए थे, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो काजरी, आफरी, ये संस्था है किसके लिए, इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए काजरी और आफरी तो संस्था है। काजरी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत। काजरी और आफरी कहाँ है, जोधपुर के अंतर्गत। इनकी स्थापना किस लिए की गई थी, इस मरुस्थलीकरण को कैसा रोका जाए, यहाँ पर कैसी पैदावार की जाए, इसके लिए इस संस्था की गठन किया गया था केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। 70 और 30 इनका योगदान था, इसकी लागत 70 और 30 का केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या है एक संस्था चलाई थी काजरी और आफरी। जो काजरी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये, जोधपुर के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मरुस्थल है उसको कम किया जाए और शुष्क मरुस्थल का विस्तार कम करके शुष्कता को कम किया जाए। और जो आफरी है वो आफरी भी कहाँ है, जोधपुर के अंतर्गत है। ये कुछ क्या है, ये संस्थाएं थी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी क्या है नए नए जो शब्द है, जो शब्दावली है, टांका, चांदल, नलकूफ, कुब्बड़ पट्टी, कुछ क्या ये शब्द है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अगर ये आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।